अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि कुछ दिन पहले जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जिसमें उनके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि क्वांट्स भी और रीजनिंग भी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इजी भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी आए थे। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन था आपका, वो आया था बोट्स एंड स्ट्रीम्स। और इस लेक्चर में हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए होंगे या फिर क्वांट्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम यहीं पे रिवाइज करेंगे, या पूरा मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा और आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे कौन सी गलती की है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes to cover a distance while it takes 4 hours to return to the starting point। देखो ध्यान से, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया है और इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पहले बोट यहां से जा रही है अप स्ट्रीम, उसके बाद वहां से आ रही, तो मतलब डाउन स्ट्रीम बोला जाता है उसको, ठीक है। हर एक पेपर का मतलब हर एक क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा और इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अब देखो, अप स्ट्रीम बोट जा रही है और फिर आ भी रही है, ठीक है। मतलब इसका जितनी डिस्टेंस वो यहाँ से कवर करेगी, सेम टू सेम उतना ही डिस्टेंस वो वहां से कवर करेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो बस अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। डिस्टेंस सेम है तो आप सबको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम में भी सेम होगा, क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल अच्छे से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। अब देखो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, सबको पता है, u माइनस वी इंटू टी अपना है। उसके बाद यहाँ पे होता है u प्लस ऑफ वी इंटू टी। बस यही पे आपको ध्यान देना था। अपस्ट्रीम में हम स्पीड लेते हैं u माइनस वी और डाउन स्ट्रीम में हम लेते हैं क्या, u प्लस ऑफ वी। बस इतना ही था क्वेश्चन में कंसेप्ट। बस अब आपको वैल्यूज पुट करना है। अब देखो u माइनस v इंटू टी। अब देखो जब ये अपस्ट्रीम जा रही है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 hours और 48 minutes। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस 48 को डिवाइड करूंगा 60 से, ताकि पूरा का पूरा मुझे किस में आ जाएगा, आवर में। और यहाँ पे जब ये वहां से वापस आ रही है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको वाइल इट टेक्स 4 hours। देखो मेरे हाथ में जो पेपर है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सी सीरीज है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चाहे फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो, बस आप अपने सामने पेपर रखो और क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझना यहाँ पे। तो क्या अगर ये बराबर है डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है यहाँ पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी आपस में बराबर है? बिल्कुल। क्यों, डिस्टेंस बराबर है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। बस अगर चेंज हो रहा है, वो हो रहा है टाइम और स्पीड। वो क्या होगा, चेंज टाइम और स्पीड, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है और टाइम भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखाता है किसके साथ, इस स्पीड के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो u माइनस ऑफ v इंटू, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, है ना। 6 8 48 और ये जाएगा 6 10 60। उसके बाद 2 4 ये जाएगा 2 5 है ना। तो मुझे क्या मिला, 4/5। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 8 40 प्लस 4 तो 44/5, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनल क्या मिला मुझे, u प्लस ऑफ v इंटू 4। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो ये मल्टीपल है ना, तो ये आपस में डिवाइड होता है। तो 4 इंटू 11 कितना होता है, 44। तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, u माइनस वी इंटू 11/5 बराबर है u प्लस ऑफ v। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको 11 इंटू यू कितना होता है, 11u माइनस 11 इंटू वी कितना होगा, 11v बराबर 5 इंटू यू कितना होगा, 5u प्लस 5 इंटू वी कितना होगा, 5v, ठीक है। अब देखो जो u वाले टर्म्स है इनको एक तरफ करेंगे, v वालों को एक तरफ करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 11u माइनस 5u बराबर है 5v प्लस ऑफ 11v।
अब देखो 11 में से 5 को जब निकालेंगे बाहर तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये आ जाएगा 6u बराबर 5 और 11 कितना होता है 16v। और देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट। और किसका रेशो, स्टिल वाटर मतलब जो पानी नहीं बह रहा है, एक ही जगह है, स्टैटिक है, ठीक है। और टू दैट ऑफ वाटर करंट, करंट मतलब होता है फ्लो, है ना, तो जो फ्लो पानी हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u और v क्या होता है, u होता है स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, और ये होता है स्पीड ऑफ जो फ्लो हो रहा है पानी, तो करंट वाटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा u बाई वी किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 16 बाई वी, ये 16 बाई 6 है ना, तो ये किसके बराबर जाएगा, ये जाएगा 2 3 जार 6 और ये जाएगा 2 8 जार, तो फाइनल आंसर क्या मिला 8/3। तो अगर रेशो में पूछा गया है तो 8:3, तो ये इसका फाइनल आंसर था। अब आपको ये सारा कुछ नहीं करना था, इसको एक ही स्टेप में आपको निपटाना था, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से मिनट्स को आवर में चेंज करना है। जब छोटा बड़े में होता है तो डिवाइड होता है, ठीक है, जब बड़ा छोटे में होता है तो मल्टीपल होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये था क्वेश्चन बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो यही था, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसकी ऑप्शन ए है, और जिसका आंसर क्या है 8:3, ठीक है। बस एक ही जगह आपको समझना था। एक तो अपस्ट्रीम में हम स्पीड क्या लेते हैं, स्टिल वाटर यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और करंट जो वाटर करंट होता है या फिर फ्लो वाटर या वाटर फ्लो जो होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे रेशियो निकालना था इसी का, v/u, और इसका फाइनल आंसर क्या है 8:3। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी, बस फार्मूला आपको पुट करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा था, इफ एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45। अगर आपके पास 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा क्योंकि ये छोटा ही है। इफ एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, then find the largest number, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपसे, चाहे लार्जेस्ट चाहे स्मॉलेस्ट, और जो हमारे पास ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं वो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे सेम टू सेम मैंने उनको यही क्वेश्चन दिखाया, और अगर वो अपना रफ भी चेक करेंगे ना सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने उनको भी दिखाया। बार बार मैंने उनको बोला, जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो एक बार अपना रफ चेक करेंगे और ये देखेंगे कि एवरेज में सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, इवन के नंबर्स भी सेम थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसी पे आपको जो भी ऑफलाइन के बच्चे थे उनको मैंने कंजिक्यूटिव पे ही 5-6 क्वेश्चन दिखाए थे, और मैंने बार बार बोला था या तो आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट नंबर, या तो पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, या तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछा जाएगा कि उन नंबर्स को लिस्ट आउट करो, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको क्या समझना है इसमें 2 कंसेप्ट है, एक है कंजिक्यूटिव का कंसेप्ट, दूसरा है ऑड नंबर का कंसेप्ट, ठीक है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने भी किया था ऑफलाइन वाले बैच में। देखो ध्यान से, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि कंजिक्यूटिव होते क्या है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता नंबर कौन कौन से, मैं करूंगा लेट द फर्स्ट नंबर, मैं बोलूंगा फर्स्ट नंबर bx, ठीक है। इसका तो विद इन सेकंड्स आप आंसर बोलोगे। ये है 45 है, फिर 2 ऐड करो आ जाएगा 47, फिर 2 ऐड करो आ जाएगा 49, फिर 2 ऐड करो 51, इसका आंसर होगा। लेकिन समझना जरूरी है, हर जगह आपको शॉर्टकट से नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी आपसे मतलब आप भूल भी जाते हो। बेहतर यही है कि हर एक क्वेश्चन को समझो। अगर आपसे नहीं होगा शॉर्टकट से, लेकिन अगर आपने समझा होगा क्वेश्चन को तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, पहला नंबर मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर है, मैं बोलूंगा x है। टोटल नंबर्स कितने हैं 7 है, और मैं बोलूंगा सेकंड नंबर। अगर मुझे बोलना होगा कि सेकंड नंबर कौन सा है,
यहीं पे आप फंस जाते हो। अब देखो सेकंड नंबर किस तरीके से आप निकालोगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 3 है, अगर मैं 3 को +2 करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे मिल रहा है आंसर 5। अगर मेरे पास 5 है, मैं इसको +4 करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 9। अगर मेरे पास 7 है, मैं प्लस करूंगा फॉर एग्जाम्पल 8, आंसर क्या मिलेगा 15, है ना, एंड सो ऑन। ये समझाने की बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, ये है ऑड नंबर्स। क्या है, ऑड नंबर्स। और अगर आप यहां से भी चेक करोगे ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स। और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है आपको ऑड। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब भी आप ऑड को इवन प्लस करोगे हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको ऑड नंबर मिलेगा। और ये हमने नंबर सिस्टम में ही पढ़ा था, ऑड को जब इवन ऐड करेंगे तो ऑड ही मिलेगा आपको, इवन को इवन ऐड करो तो इवन ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने पहला नंबर क्या एज्यूम किया, x, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है मेरे पास, x प्लस आप इवन, मैं बोलूंगा +2। अब देखो अगर मुझे थर्ड नंबर ढूंढना पड़ेगा कि थर्ड नंबर कौन सा है मेरे पास, मैं बोलूंगा x +4। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि +6 क्यों नहीं किया, यहाँ पे +8 क्यों नहीं किया, +20 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया है क्या, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जिस तरीके से आप एपी में पढ़ते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप जैसे पढ़ते हो, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको 4, 10, 16, ये आपस में क्या है, कंजिक्यूटिव। क्यों है कंजिक्यूटिव, इनके बीच में क्या है, सेम डिफरेंस है, 4 + 6, 10 + 6, ये क्या है, कंजिक्यूटिव। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारा लिखा। अब मुझे कितने नंबर चाहिए, 7 नंबर्स। तो यहाँ पे एवरेज का कंसेप्ट है, और एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम किनका करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, 7 नंबर्स का आपको ऐड करना था। x पहला नंबर है, दूसरा नंबर है x +2, तीसरा नंबर है x +4, उसके बाद x +5 और एक नंबर है, सॉरी 6, उसके बाद और एक नंबर है x +8, उसके बाद और एक नंबर है आपके पास x +10, उसके बाद और एक नंबर है आपके पास x +12। मुझे कितने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 12 तक। देखो ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा भी नहीं हो जाएगा, इजी है, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको किस तरीके से ये 51 मिलता है। विद इन सेकंड्स भी आप कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास टाइम है, और एक पेपर, मतलब ऐसा ना हो आप इसी पेपर में क्लियर हो जाओ, ठीक है, इसी पेपर से आपकी नौकरी पक्की हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको आगे और कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंजिक्यूटिव की बात है। ठीक है, अब देखो डिवाइड क्या हो जाएगा, 7, और यही किसके बराबर इसने दिया है, 45 के बराबर दिया है। और मुझे क्या बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो। अच्छा मुझे बोलो इनमें से लार्जेस्ट नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर ये है लार्जेस्ट नंबर। अच्छा अगर आपसे मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर ये नंबर है। ठीक है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। x कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7x है, प्लस 2 + 4 6, 12 20 30 42, 42 बराबर है 7 × 45, 7 × 45। ठीक है, तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना होगा तो ये किसके बराबर आएगा, 7 5 = 35, 7 4 = 28 और 31, और इसमें से आप 7 को डिवाइड करो, है ना, 7 हाँ ये माइनस जाएगा ना, -42, माइनस ये 42, आप इधर जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, 5 - 2 3, उसके बाद 11 - 4 7, उसके बाद 273, तो 7x किसके बराबर आपको मिला, 7x आपको मिला 273, तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 273 डिवाइडेड बाई 7, तो फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा, 7 3 = 21, 6 उधर, 7 9 = 63। देखो ये आपको x का वैल्यू निकल कर आ गया। ये आपको ना तो लार्जेस्ट नंबर है ना तो स्मॉलेस्ट, अभी सिंपली क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, यहां तक आपको करना ही करना है कंजिक्यूटिव के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन चाहे बोले लार्जेस्ट हो, चाहे बोलेगा स्मॉलेस्ट,
चाहे बोलेगा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ये सारे क्वेश्चंस हम ऑफलाइन बैच में हम कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, x + 12, तो लार्जेस्ट नंबर है x + 12। x का वैल्यू क्या है 39 + 12, तो वैल्यू किसके बराबर आया 51। यहाँ भी 51 मिला, यहाँ भी 51 मिला, दोनों से आपका आंसर सेम आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, मतलब पूछा होता फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा बन जाता ये वाला, और सिंपली x है यहाँ पे, इसके साथ ना तो प्लस से कुछ ना तो माइनस से कुछ, तो x का वैल्यू डायरेक्टली आप क्या बोलते 39, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। कंसेक्यूटिव पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी में भी पूछा जाता है, एमटीएस में जो कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ उसमें भी कंसेक्यूटिव पे 1-2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि कंसेक्यूटिव को किस तरीके से करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसका आंसर जो आपको मिला वो क्या मिला आपको 51, ठीक है, ये आंसर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 51 कौन सी ऑप्शन है, डी है, चलो ठीक है, डी ऑप्शन है और आंसर क्या है 51। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, ये भी बहुत इजी पूछा गया था। ए पर्सन हैज़ फ्यू हेन्स एंड काउज, कोई पर्सन है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितने हैं। मैं क्या बोलूंगा, देखो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसी को लिखो, ठीक है। ए पर्सन हैज फ्यू हेन्स, इसने बोला कुछ है, तो मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा लेट नंबर ऑफ हेन्स इक्वल टू x, ठीक है। और उसके बाद यहां पे मैं बोलूंगा लेट नंबर ऑफ काउज भी इक्वल टू y, मैं बोलूंगा उसके बाद x हेन्स है और उसके बाद y काउज है। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140 एंड द नंबर ऑफ हेड्स इज 48। बात को अच्छे से समझना, टोटल हेड कितने हैं 48, अच्छा हेन है आपके पास x, ठीक है, लेट नंबर ऑफ हेन्स भी इक्वल टू x। अच्छा नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ हेन्स, टोटल हेन्स, अच्छा जितने हेन्स होंगे उतने ही तो हेड भी होंगे, है ना। एक पर्सन का एक ही हेड होता है, अगर आपके पास x हेन है तो हेड्स भी कितने होंगे x ही होंगे। अच्छा अगर आपके पास गाय या फिर नंबर ऑफ काउज y है तो नंबर ऑफ यहां पे भी हेड्स कितने होंगे, ऑफ काउज कितने होंगे y ही होंगे, ठीक है। अब आएंगे फिर इस पे, उसके बाद इससे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, इसने बोला है कि टोटल हेड्स कितने हैं 48, तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल हेड्स अगर 48 है तो जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से x + y किसके बराबर है 48 के बराबर, है ना। ये हेड्स ऑफ हेन है, ये हेड्स ऑफ काउ है, तो यही टोटल मिलाकर कितने हेड्स है मेरे पास 48। उसके बाद और आ जाएंगे आगे, नंबर ऑफ लेग्स, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेन्स, अच्छा मुर्गी या मुर्गे के पास कितने टांगे होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना, कितने होते हैं 2 ही होते हैं ना। तो अगर उसके पास अगर आपके पास 4 हेन है तो लेग्स कितने होंगे 8 लेग्स होंगे। अगर आपके पास 5 हेन्स है तो आपके पास लेग्स कितने होंगे 10 लेग्स होंगे, है ना, क्योंकि 2-2 लेग्स हर एक के पास, 2-2 टांगे हर एक हेन के पास होती है। अगर आपके पास x हेन्स है तो आपके पास 2x लेग्स भी होंगे, है ना, तो ये लेग्स कितने होंगे 2x, ठीक है। अब गाय पे आ जाएंगे, तो इस पे नंबर ऑफ इसकी टांगे कितनी होती है, गाय की 4 टांगे होती है ना, तो 4y, है ना। अब देखो यहां से पहली इक्वेशन क्या है, टोटल हेड्स मेरे पास 48 है और टोटल लेग्स मेरे पास कितने, इसके हिसाब से 2x + 4
4y बराबर है किसके बराबर है 140। अगर मैं यहाँ से 2 को बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 140 और ये जाएगा 2 से और ये जाएगा 2 7 14 0। तो x प्लस 2y किसके बराबर आया 70। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो और ये इक्वेशन सेकंड बना लो। उसके बाद इनको आपस में सबट्रैक्ट करो। क्या करो काम, x प्लस वाई 48 माइनस करो x प्लस 2y इक्वल टू 70। इनको आपस में माइनस करो, ये भी माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होता है। ठीक है, और आई होप कि इतना तो आपको पता होगा ना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, द नंबर ऑफ हेन्स। मुझे हेन निकालना है, मतलब मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो मैं आपको दोनों का वैल्यू निकाल कर दूंगा। ठीक है, देखो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 2y है, ये y है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 70 माइनस 48 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 22, लेकिन माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, y आ जाएगा बराबर 22। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ काउज कितने हैं 22। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो नंबर ऑफ हेन्स, है ना। किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास y है, आपके पास x प्लस वाई किसके बराबर था 48, तो x बराबर आ जाएगा 48 माइनस y कितना है 22, तो x बराबर आ जाएगा 8 में से 2 तो 6, ये आ जाएगा 26। तो नंबर ऑफ ये हेन्स कितने होंगे आपके पास 26। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना इजी था। ठीक है, आपको बस बोला गया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ हेन्स निकालना। अगर आपसे पूछा गया होता है कि नंबर ऑफ काउज, तो मेथड सेम यही था और आंसर 22। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया होता क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेड्स, जितने हेन्स होंगे उतने हेड्स, तो आंसर सेम आ जाता 26। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया होता व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ काउज, अच्छा जो नंबर ऑफ काउज है 22 उतने ही उसके सर भी होंगे, तो वो भी 22। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया होता कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेन्स, सिर्फ और सिर्फ मुर्गे जो है उनकी कितनी टांगे हैं, आप करते यहाँ पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया था 26, तो उनके पास कितना होता है 6 2 12, 2 2 4 और 5 52 इनके पास लेग्स है, या फिर इसका डबल करना था। इसी तरीके से इसका डबल करना था, ये आ जाता आपके पास क्या 4 इंटू 22, तो कितने ये आ जाता 4 2 8, 4 2 8, तो इसमें एक के पास है 4 लेग्स, तो 22 के पास हो जाता 4 इंटू 22। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे निकालना था ये नंबर ऑफ हेन्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाता 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऑप्शंस चेक कर लेना आपके ऑप्शंस में ये है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया था 26, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर है इसका 26। और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। ये बहुत इजी था, आपके पास क्रिकेट ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। उसके बाद या फिर आप इसको बोलोगे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, बेल्स। उसके बाद आपको बोलना था ब्लेड्स का क्या बन जाता है। देखो क्रिकेट है ना, आपको सबको पता होगा कि क्रिकेट में विकेट्स हम यूज़ करते हैं, और जो विकेट्स होते हैं ना उसके ऊपर क्या होते हैं बेल्स होते हैं ना। इसने यही बोला क्रिकेट में यूज़ क्या होते हैं स्टंप्स, मतलब ये विकेट्स, और विकेट्स के ऊपर क्या होता है ये बेल्स, जिनको हम बेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ब्लेड्स में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एक स्टिक रहती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं, ये जो इसमें ऑप्शन दिए ना क्यू, इसका आ जाएगा क्यू। जिस तरीके से हम मतलब स्नोकर खेलते हैं ना, उसमें एक स्टिक रहती है और आप हिट करते हो उस बॉल को उस स्टिक से, है ना। सेम टू सेम ये भी वही होता है। ये क्यू जो है ना, ये एक स्टिक रहती है, इस स्टिक से आप इस बॉल को हिट करते हो। ठीक है, इस स्टिक से आप इस बॉल को हिट करते हो, तो ये क्यू ये ब्लेड्स के लिए यूज होता है, और बेल्स किसके लिए यूज होता है क्रिकेट के लिए। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब आपको समझना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 बी ऑप्शन है और इसका जो आंसर है वो है क्यू। क्यू एक स्टिक रहती है, ठीक है, स्टिक होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आया है, बहुत इजी था। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमन सेड, चलो इसको मैं लिखूंगा, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमन सेड ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, ठीक है। हाउ इज वुमन रिलेटेड टू, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, ये आपके पास क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग वाला क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास मतलब ऑफलाइन के बच्चे, उनको पता है कि मैंने उनको क्या बोला था, किस तरीके से आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आप उसको लिखो जो इंट्रोड्यूस करने वाला होता है। देखो यहाँ पे कौन इंट्रोड्यूस करने वाला है, वुमन। वुमन बोल रही है, वुमन किसी को इंट्रोड्यूस कर रही है, या फिर वो किसी की तरफ इशारा दिखा रही है, या फिर वो किसी फोटोग्राफ की तरफ देख रही है कि ये क्या लगती है मेरी, या फिर ये क्या लगता है मेरा, ठीक है। जो भी इंट्रोड्यूस करने वाला या करने वाली होती है सबसे पहले उसी को लिखेंगे, तो वुमन इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको ये भी बोला था, उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया गया होगा उसमें सबसे पहले आप ढूंढो माई कहाँ पे होगा, तो माई यहाँ पे था। ही इज ओनली सन ऑफ माई, माई मतलब ये वुमन बोल रही कि मेरी माँ, माई मदर्स, माई मदर्स, ओनली मदर, माँ की माँ, ओनली माई मदर्स, देखो इज द ओनली सन ऑफ मदर्स मदर, सॉरी यहाँ पे मदर्स मदर था, माँ की माँ है ना। और जो ये मैन है, देखो ही इज द ओनली सन, ये इकलौता बेटा है, किसका बेटा है, जो मेरी माँ है उसकी माँ का, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसकी माँ है ना, और इसकी माँ मतलब ये है, और इसका जो इकलौता बेटा आ जाएगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा। और यही बोल रहा है ये क्या है, ये मैन है। हमें बोला गया था हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, मैंने बहुत बार कहा है आपको, अगर आपको देखो ये तो आपस में आप क्या है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, चाहे भाई का बेटा हो, बहन का बेटा हो, बहन की बेटी हो, भाई की बेटी हो या बेटा हो भाई का या बहन का, या तो निफ्यू, निफ्यू किसके लिए इस्तेमाल करोगे अगर मेल है, नीस किसके लिए इस्तेमाल करोगे अगर आपके पास नीस है। तो यहाँ पे ये जो ओनली सन है ये मैन है, इसकी जो बहन है उसकी जो बेटी है ये इसके लिए क्या लगेगी, ये इसके लिए नीस लगेगी। अगर यहाँ पे मैन होता तो इसके लिए क्या बन जाता, निफ्यू बन जाता। इसने बोला है वुमन, वुमन फीमेल है, फीमेल मतलब नीस है। तो आई होप आप, ये बहुत इजी था, एक ही स्टेटमेंट में बोला गया था ये इकलौता बेटा है, किसका इकलौता बेटा है, जो मेरी माँ है उसकी माँ का, ठीक है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है नीस। यहाँ तक सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे बहुत इजी थे, पांचों के पांचों मतलब स्कोरिंग था, बहुत इजी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्टली आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31 पे। सबसे पहले इसकी ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नीस है, यहाँ पे डी ऑप्शन, चलो डी ऑप्शन है और आंसर है नीस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया था एक क्वेश्चन कांट्स का, एक सेकंड, इसमें 31 पे पूछा गया था, हाँ। इफ सम ऑफ नंबर एंड इट स्क्वायर इज 2070 फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर बोलना था, बहुत इजी था। इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट स्क्वायर इज, क्या बोला गया था, अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका स्क्वायर है प्लस एक्स है, सम ऑफ नंबर बराबर है किसके बराबर है, 2070 के बराबर है, हमें बोला गया था वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए। मैं बोलता लेट द नंबर बी, लेट नंबर बी एक्स,
और फिर इक्वेशन आपको बनानी थी। यहाँ पे क्या बन जाता है, x² प्लस ऑफ x माइनस 2070 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब आपको स्प्लिट क्या करना था, मिडल टर्म, है ना। जैसे आपने 10th में पढ़ा ही होगा, बहुत इजी था। यहाँ पे 1 होता है, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, ये 2070 बन गया। अब 207 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने थे जिसके प्लस और सम करने पे या प्लस या माइनस करने पे आपको A1 मिलता। ठीक है, आप सबको पता है, अगर मैं देखूंगा 45 का स्क्वायर आसपास है 2070, तो मैं करूंगा काम 45 इंटू 46, है ना। 45 का स्क्वायर सबको पता होगा, तो मैं क्या देखूंगा 45 इंटू 46, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2070 के बराबर। और इनका अगर मैं डिफरेंस भी देखूंगा वो है 1 के बराबर, और मेरा यहाँ पे क्या है 1x ही है। आई होप कि स्प्लिट आपको आता होगा। ठीक है, यहाँ पे बस डिस्कशन मतलब डिस्कस करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे कि इजी था या मॉडरेट था या फिर किस तरीके का पेपर आया था, बस वही डिस्कस करना था। स्प्लिट मिडल टर्म आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल आपने सीखा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह है एक्स स्क्वायर, क्या मैं इस x को लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 46x माइनस 45x माइनस 2070 बराबर 0, है ना, प्लस 46x माइनस 45x बराबर होगा 1x के बराबर। 46 में से 45 को माइनस करो तो वो वापस यही आ जाएगा। इन दोनों में एक टर्म को कॉमन निकालो, x कॉमन है, बचा क्या है x प्लस ऑफ 46। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको यही लिखना था वहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 45। अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 45 इंटू एक्स 45x 45 इंटू 46 2070, है ना। तो या तो x प्लस 46 बराबर था 0, या तो x माइनस 45 था 0 के बराबर, या तो x बराबर था माइनस 46, या तो x बराबर था 45। अब आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिल गए। क्या मिल गए, दो नंबर्स मिल गए। अब आप क्या 46 लोगे या 45, अब आपको ऑप्शंस पे आना है। क्या आना है, क्वेश्चन नंबर 31। मेरे पास दो नंबर्स मिले 45 और 46, अब आपको ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन पहली है 40, क्या आपको 40 मिला, ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है प्लस 45, क्या आपको प्लस 45 मिला, बिल्कुल मिला। थर्ड 50, फिर 40, ये 55, तो 46 तो ऑप्शन में है ही नहीं। मेरे ऑप्शन में 45 है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगा और इसका जो आंसर है वो है 45। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करनी थी, बस आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इजी भी नहीं था, मॉडरेट मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही था। द रेशो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन डिजिट इन द 10th प्लेस, देन फाइंड द नंबर। देखो ध्यान से, रेशो बिटवीन 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर मेरे पास क्या होता है, ए बी। इसने ये तो नहीं बोला है 2 डिजिट नंबर क्या है, मैं बोलूंगा लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट 2 डिजिट नंबर बी ए बी, मुझे नहीं पता, है ना। और जब 2 डिजिट नंबर होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा ये 2 डिजिट नंबर है या फिर 12 2 डिजिट नंबर है, इसको बोला जाता है यूनिट्स प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस। ठीक है, यही कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी। द रेशो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1 इफ, अगर ये रेशो तब होता 4:1 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। देखो 10th प्लेस पे क्या है 10th प्लेस 10a प्लस ऑफ b डिवाइडेड बाई a प्लस b इक्वल टू, इसका रेशो किसके बराबर दिया गया था 4:1। ये पहली कंडीशन थी, है ना, इसको आपको सेटिस्फाई करना था। उसके बाद और एक कंडीशन दिया था इसने, इफ द डिजिट इन द रेशो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, है ना, इनका रेशो, सबसे पहले ये मैंने बोला ये 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है, उसके बाद रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स बराबर है 4:1। ठीक है, रेशो में मतलब अगर आपके पास इस है तो ये डिवाइड होता है,
तो अगर प्रपोर्शन है तो इसको इस तरीके से मतलब इक्वलिटी का साइन लेते हैं, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन में आपने पढ़ा होगा ये सब। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, 1 इंटू इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस b बराबर 4a प्लस 4b। तो फाइनल क्या मिला मुझे, 10a माइनस 4a बराबर आया 4b माइनस b। तो ये मिला 6a बराबर 3b, है ना। तो a किसके बराबर मिला, या फिर ये मिला 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो b मिला मुझे ट्वाइस a। चलो ठीक है। उसके बाद और एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन, इससे क्या बोला है, ये 4 मोर देन डिजिट इन द 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे है ज़्यादा। मतलब अगर 10th प्लेस पे a लिया था मैंने, तो जो इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस पे जो था, है ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जो 10th ये तो है 10th पे, तो यूनिट्स पे कौन था, a प्लस 4, बस, है ना। जो यूनिट्स प्लेस पे था वो 4 ज़्यादा है किससे, 10th प्लेस से। तो यहाँ पे और एक कंडीशन आपको मिला। सेकंड कंडीशन मुझे क्या निकालना, देन फाइंड द नंबर, मुझे वो नंबर निकालने थे। तो सबसे पहले ए बी को निकालेंगे। b का वैल्यू किसके बराबर है, 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2a बराबर है a प्लस 4। तो क्या मैं लिख सकता हूँ a बराबर आया, किसके बराबर आया, 2a माइनस ऑफ a इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा a बराबर 4। चलो a का वैल्यू तो आ गया, अब b का वैल्यू ढूंढेंगे। देयरफॉर b किसके बराबर आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा, a का वैल्यू 4 है प्लस 4, तो b का वैल्यू आया 8। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना था। नंबर क्या है, ए बी है। तो a का वैल्यू क्या आया 4 और b का वैल्यू क्या आया 8, तो वो नंबर क्या है 48 है नंबर। आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन सी है इसमें, ठीक है। ये बहुत इजी था, बस आपको इक्वेशंस बनाने थे। ये पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, और ये क्या थी, ये थी सेकंड कंडीशन। इनको आपस में आपको कंपेयर करना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 32, आंसर 48 आएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा हर एक का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 48 और ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये शायद ए सीरीज पेपर है, आप एक बार चेक कर लेना, ये शायद ए सीरीज का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फाइंड रॉन्ग टर्म। ये तो इजी था, सीरीज का है और आप सबको पता होगा कि सीरीज तो बहुत इजी है ना। 17, 32, उसके बाद 47, 62, उसके बाद 77, उसके बाद 90। आपको बोलना है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। मैंने बहुत बार कहा है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी दोनों जगह बोलता हूं कि जब भी आपके पास सीरीज क्या स्मूथली रन होती है तो समझ लेना या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। प्लस तब होगा जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, माइनस तब होगा जब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे स्मूथली रन हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो कन्फर्म है कि इसमें क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। तो 17 को क्या प्लस करेंगे, वो 32 बन जाएगा 15। 32 को क्या प्लस करेंगे, वो 47 बन जाएगा 15। 47 को क्या प्लस करेंगे, अब हमें रॉन्ग टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब 15 का सीरीज चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी 15 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 15। अब चेक करेंगे एक बार, 17 प्लस 15 32, चलो ठीक है। 32 प्लस 15, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, चलो ये भी ठीक है। 7 प्लस 5 12, 4 1 5 और 6 62, ठीक है। 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 1 7, चलो ये भी ठीक है। 7 प्लस 5 12, 2 आ रहा है, यहाँ तो 0 आ रहा है ना, तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये क्या है, इसमें ये गलत है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी है, 90 है। तो इसमें ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन डी, और इसका जो आंसर है वो है 90, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम टू सेम हमने ऑफलाइन में करवाया है। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे पूछा गया था और फार्मूला बेस्ड था। ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, इसने स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर दिया था।
उसके बाद व्हाट डिस्टेंस विल कवर इट इन टाइम 15 सेकंड। इसने बोला है कि 15 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा कि अगर ये इस स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शंस है 45 मिनट्स, उसके बाद 55 मिनट्स, उसके बाद 450 मिनट्स, उसके बाद नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शंस है। मैंने ऑप्शंस इस क्वेश्चन में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे मिनट्स में दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको समझना है। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है डिस्टेंस। मुझे पता है स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या है 108, लेकिन किलोमीटर पर आवर, जब भी आपको किलोमीटर, ये मैंने ऑफलाइन में भी बोला है, जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आपको इसको मल्टीपल करना है। और ये 5/18 कहाँ से आता है, इसका भी मैंने इनको प्रूफ दिया है, चाहे ऑफलाइन की बात करें या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन की बात करें, दोनों जगह मैंने इसका प्रूफ दिया है। 5/18 कहाँ से आता है, जबानी बोलूँगा, ये किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, उनको आपस में डिवाइड करो, आपके पास 5/18 आ जाएगा। तो इसको मल्टीपल करो, 5/18 बराबर आ जाएगा डिस्टेंस जिसको निकालना है, टाइम क्या है 15 सेकंड्स। अब देखो ध्यान से, ये जाएगा 3/5 से, ये जाएगा 3/6 से, ये जाएगा 6 1 जार 6 और 6 8 जार 48। तो फाइनल आंसर क्या मिला, डिस्टेंस क्या मिला मुझे 18 × 5 इंटू, और ये भी अपना 5 और एक है, तो ये किसके बराबर आया, ये आ जाएगा 18 × 25। तो इसको आपस में चेक करो। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया होता, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों, 18 × 25 ये तो पॉसिबल नहीं है। 18 को जब 25 मल्टीपल करेंगे वो 45 आ जाएगा, 18 को 25 मल्टीपल करेंगे वो 55 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या था 450, क्योंकि लास्ट में भी 5 8 जार 40। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहोगे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। 5 8 जार 40, 4 कैरी, 5 1 जार 5 9, उसके बाद 8 2 जार 16, 1 कैरी, 2 1 जार 2 3, तो यह आ जाएगा 0 9 6 15, यह आ जाएगा 1 450। इसमें आंसर है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या था, सी ऑप्शन, और आंसर क्या है 450 मिनट्स। अगर आप लिखना चाहोगे स्क्रीनशॉट ही उठा लो, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ज़्यादा शायद कॉन्ट्स में ही आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो आई होप आपने ये लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 25। अब देखो एवरेज तो सबको पता होगा, एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अगर यहाँ पे एवरेज गिवन है तो सम किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सम बराबर होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो इससे वही से दिया है एवरेज 10 नंबर्स का, तो सम ऑफ 10 नंबर्स किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज है 25 इंटू नंबर दिया गया था 10, तो आंसर आ जाएगा 250। ये क्वेश्चन भी हमने ऑफलाइन में भी करवाया था, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50। अगर 2 नंबर्स का, इसमें से जो भी 10 नंबर्स है उसमें से जो 2 नंबर्स है उनका सम है 50। ठीक है, हमें बोला गया है फिर रिमेनिंग जो 8 नंबर से उनका एवरेज कितना होगा। इजी था, अगर 2 पहले से ही उनका निकाला गया तो 2 निकाले गए हैं, तो ये क्या बन जाता है 8। 10 से 2 निकालो बाहर तो ये 8 आ जाता, और ये क्या बन जाता 250 में से अगर यहाँ पे 2 को बाहर निकाला तो सम को भी बाहर निकालोगे तो 50 को बाहर निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200। लेकिन मुझे क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8, जो बाकी 8 रिमेनिंग है उनका एवरेज, तो वो आ जाता सम ऑफ 8 नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ 8 कितना है 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8 है, तो इसका आंसर देखो 8 2 जार 16, 8 5 जार 40, तो इसका आंसर आ जाता क्या 24। तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका
आंसर क्या आ जाता, 25 न्यू एवरेज, या फिर एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8। तो ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 51 में, तो शायद क्वेश्चन नंबर 51 में यही आंसर है। आप एक बार चेक करना, ठीक है। इसमें 25 ही आंसर है, तो लेकिन ऑप्शंस में आप 26 दिया गया है, 23, 22, 20। तो क्वेश्चन नंबर 51 में थोड़ा सा डाउट है, या तो ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, या फिर वैसे तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, बस आप देख लेना आंसर की में इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन आंसर इसका 25 है, ठीक है, आंसर बिल्कुल 25 है इसका। या तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा या फिर पता नहीं, लेकिन इसका आंसर 25 है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं थी कि यहाँ पे कहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन। इफ़ ए कार प्राइस इंक्रीज बाय 15%, उसके बाद देन डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। हमें बोलना है कि परसेंटेज चेंज क्या है। हम बोलेंगे ओरिजिनल परसेंटेज, अगर फॉर एग्जांपल इसकी है 100 और अब इसका इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो प्लस कितना इंक्रीज हुआ है, 15% ऑफ 100। तो निकालो इसका वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा, 100 प्लस ऑफ 15% ऑफ 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 115, है ना। उसके बाद देन डिक्रीज्ड, फिर डिक्रीज किया जाता है और इसको इससे डिक्रीज किया जाता है ना कि ओरिजिनल प्राइस से, ठीक है। देन डिक्रीज्ड बाय 10%। अब इससे क्लियरली ये नहीं बोला है कि अब आप 100 में ओरिजिनल प्राइस में डिक्रीज कर रहे हो या फिर जो नया प्राइस आपको बढ़ रहा है, ठीक है। हम नए प्राइस के लिए करेंगे, दो आंसर्स आ सकते हैं इसमें शायद, ठीक है। अब देखो 115 पे अब ये डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, 10%। तो 10% ऑफ 115, तो वो कितना बन जाएगा, 115 माइनस 10% ऑफ 115। 10% ऑफ 115 कितना है, 10% ऑफ 115, एक बार चेक करना, 115, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर आ जाता, ये आ जाता 115 माइनस 11.5, तो 111। इसको यहाँ पे एक बार में आंसर निकालूंगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकंड, 1115 माइनस क्या है, माइनस 11.50 है ना। तो ये 0, ये 5, ये 3, ये 1 में से ये 103.50, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि चेंज कितना है। देखो पहले कितना था, पहले था 100, फिर कितना है इस वक्त करंट प्राइस क्या है, 103.5। तो परसेंटेज चेंज क्या है, 3.5%। क्या है परसेंटेज चेंज, 3.5%। आप ऑप्शंस पे देखो, ऑप्शन इसने 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज, नो चेंज, 2.5% इंक्रीज, ठीक है। इसने तो कहीं पे भी 3.5% का जिक्र ही नहीं किया है। तो मैंने पहले ही बोला है कि इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ओरिजिनल प्राइस पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ओरिजिनल पे हो रहा है, या फिर जो करंट प्राइस, ये जो करंट प्राइस हमने निकाला, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं है इसमें, तो फिर आप क्या काम करोगे, इसने क्या किया है, पहले 15% इंक्रीज किया है, फिर 10% डिक्रीज किया है, तो परसेंटेज चेंज क्या है यहाँ पे, 5% ज़्यादा ही हो रहा है, तो 5% इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 52 इसमें आ जाएगा 5% इंक्रीज, और वो है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसमें 5% ये ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए, और 5% इंक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन नहीं कि किस प्राइस पे इसने डिक्रीज किया है, ठीक है। अगर ये किया होता कि इस प्राइस पे डिक्रीज हुआ है तो आंसर आ जाता 3.5%, लेकिन इसने ओरिजिनल प्राइस पे ही किया है, तो इनका आपको सिंपली इसमें क्या करना था, 15-10 के बीच में डिफरेंस देखना था, वही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ये भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस हुआ है, ठीक है, और मैंने इनको करवाया भी है। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85
इफ द स्टूडेंट स्कोर इज 92 इन वन मोर सब्जेक्ट व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। आपको नया एवरेज बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसने हमें निकालना है सम ऑफ 4 कितना है, वो है 85 और मल्टीपल आ जाएगा 4। ये अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले सिखाया। उसके बाद जब नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा तो पहले 4 सब्जेक्ट से आप 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 85 इंटू 4 प्लस उस सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने हैं 92, है ना। ये तो सम आ जाएगा। और आपको क्या बोलना है, नया एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या बन जाता, न्यू एवरेज बन जाता जो आपको यहाँ पे सम ऑफ 5 निकल जाता डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से कर लेना, क्योंकि मैंने सारा कुछ लिखवाया है, ठीक है। वरना ये लेक्चर बहुत, मतलब ये क्लास जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का हो जाएगा। आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। सबसे पहले इसने बोला है 4 सब्जेक्ट्स थे और उनकी एवरेज 85 थी। उसके बाद और एक ऐड हुआ और उसमें से 92, उस सब्जेक्ट के 92 मार्क्स थे। आपको बताना है नया एवरेज कितना है। तो जो यहाँ पे सम आ जाएगा उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, जितने भी होंगे वो 5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। एक ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना अपना अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1, 8, 27, 64। आपको बताना है मिसिंग नंबर कौन सा है इसमें। देखो मिसिंग नंबर इसमें कौन सा है, अगर आप, मैंने पहले बोला ये क्या हो रहा है, जंप हो रहा है ना, स्मूथ तो रन नहीं हो रहा है। स्मूथ होता प्लस माइनस हो जाता, ये तो जंप हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। ये तो बहुत इजी था, ये 1 क्यूब है, ये तो 2 क्यूब था, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, सॉरी ये 4 क्यूब है, और ये क्या है 5 क्यूब, तो ये 125 इसका आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 53 का आप आंसर दोगे और क्वेश्चन नंबर 54 का मैंने आंसर दिया 125। देखो जहाँ पे समझाने की बात होती है वहाँ पे मैंने आपको समझाया, और ये तो बहुत इजी है। नंबर सीरीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो ये आप देख लेना। उसके बाद डायरेक्टली आ जाएंगे हम, देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया हमारा, 53 भी हो गया, 54 भी हो गया, और एक क्वेश्चन इसमें है 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, यह भी इजी था, बहुत इजी था। इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 45। चलो एक एंगल का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये फेस कर रहा है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है क्या है वेस्ट, ठीक है। अच्छा, पर्सन नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और ये 45 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो 45 क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज और इसका उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो 90 डिग्री। तो ये है 45 वापस आया और फिर 45 वापस आया, तो पूरा कितना बना 90। उसके बाद एंड फाइनली 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब 135 क्लॉकवाइज, 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे पहुंचकर वापस जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है 135। तो पहले 90 जाएगा फिर 40 जाएगा। तो पहले ये 45 हुआ, 45 हुआ 90, उसके बाद फिर 45, तो यहाँ पे पहुँच गया। तो फाइनल डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमें भी बोला गया है इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, वो है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर है ईस्ट। ये भी इजी था, डायरेक्शन सेंस में भी आपसे इजी ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे मैं और लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 55 का है ईस्ट आंसर, ये डायरेक्शन सेंस का था। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 55 हो गया। अब बस इसमें कम ही क्वेश्चन है, 71 पे पूछा गया है। देखो 71 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है। एक बार आप जो भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए ना, जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पे मतलब 2 जगह में पढ़ा, मतलब एक तो एडुटाउन जहाँ पे हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, वहाँ का अगर आप स्टडी मटेरियल मतलब देखोगे ना, सेम टू सेम आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो भी मैंने ऑफलाइन बैच वालों का मटेरियल, आप उनका चेक कर लेना मटेरियल एक बार, सेम टू सेम। देखो ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, ये उन्होंने भी किया है,
ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन अर्थमेटिक। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये फेल बोला गया है, फेल 34% है किस में, अर्थमेटिक में। उसके बाद 42% किस में फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं। उसके बाद 20% किस में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए, अर्थमेटिक एंड इंग्लिश में भी दोनों में फेल हुए हैं। हमें क्या बताना है कि हमें बताना है परसेंटेज ऑफ दोज पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट्स। हमें बताना है जो पास परसेंटेज है, जो पास परसेंटेज है दोनों में, जिन्होंने अर्थमेटिक भी पास किया और जिन्होंने इंग्लिश भी पास किया है। ठीक है, जिन्होंने दोनों पास किए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझना। एक सिंपल सा फार्मूला मैंने ऑफलाइन वालों के लिए भी बोला है, शायद ऑनलाइन में भी बोला था। आप क्या काम करो, आप कंसिडर करो आपके पास 100% पास परसेंटेज है, माइनस करो उसमें से जितने भी फेल है A+B, उसमें से माइनस उनको करो जो ऑलरेडी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा 100। A मतलब अर्थमेटिक में कितने फेल हुए, 34, प्लस B मतलब इंग्लिश में कितने हुए, 42, माइनस C में कितने हुए, 20। ठीक है, तो 100, शायद आपने भी ये सारा कुछ देखा होगा जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका आंसर एक ही लाइन में था। तो 34 + 42 किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 76 - 20। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 100 - 76 - 20 कितना होगा, ये तो जाएगा 56 है ना, 56। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 44%। तो 44% ऐसी पास परसेंटेज है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स को पास किया है। तो ऑप्शन ए है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर जो है वो है 44% और ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था परसेंटेज वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 रेशियो एंड प्रपोर्शन पे पूछा गया था। A:B बराबर है 3:4, उसके बाद B:C बराबर है 5:6। आपसे क्या पूछा गया था, A:C निकालने के लिए। ये तो बहुत इजी था, है ना। सबसे पहले आपको क्या काम करना था, A:B:C निकालना था। वो किस तरीके से निकालोगे वो आपको सबको पता होगा ना। 5 3 ज़ार 15 इस तरीके से निकालना था, 5 4 ज़ार 20, उसके बाद 6 4 ज़ार 24। देखो ये आपका यहाँ पे मतलब किसी चैप्टर को हम नहीं पढ़ा रहे, बस पेपर एनालिसिस हो रहा है। कितना पेपर मतलब मॉडरेट लेवल था, क्या था, या फिर पेपर डिस्कशन हो रहा है, हर एक का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रेशियो प्रॉपर कोई भी चैप्टर सीखना होगा, या फिर अगर आपको स्टडी मटेरियल ही चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो यूट्यूब पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको, या तो आपको अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिलेगा, अगर आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था ये क्वेश्चन। अच्छा, मुझे बोलो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ए और सी का रेशो। तो ए और सी का रेशो क्या है, 15:24। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 3 8 ज़ार 24। फाइनल आंसर क्या था, 5:8। आप एक बार ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी 72 का क्या ऑप्शन है, 72 का है 5:8, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5:8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक प्रॉपर्टी के रेशियो में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दूसरी प्रॉपर्टी वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं, इसलिए मैंने इसको रिड्यूस किया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 6 days। ए कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में। अच्छा, बी कंप्लीट कर रहा है 12 days में। अच्छा सी नहीं दिया गया है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क किस तरीके से निकाला जाता है, सबको पता होगा। इनका एलसीएम निकालो, तो दोनों का एलसीएम किसके बराबर होगा, 12, क्योंकि 12 एलसीएम वो होता है
जिसको ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। तो ये वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम है, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। अगर आपसे पूछा गया होता कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी किसके बराबर होती 2 + 1 3, लेकिन इन्होंने बोला है कि इनको कितना टाइम लग जाएगा कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर विल बी इक्वल टू टाइम किसके बराबर आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क डन कितना है 12 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना है 3, तो आंसर किसके बराबर आएगा। इनको दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो इनको 4 दिन लग जाएंगे, तो ऑप्शन डी है इसमें भी ऑप्शन डी था, तो इसमें इनको कितने दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 73 था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है लेटर सीरीज में, चलो वो भी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वो। तो इसका आंसर क्या है 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 73 का है 4 डेज आंसर, और ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी है। चलो ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, इफ इन ए कोड इफ पोज इज कोडेड एज, अगर पोज को इसने कोड किया है, देखो सबसे पहले मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से नंबर लाइन, ये लाइन को ड्रा किया करो। तो ये है ओ क्यू, उसके बाद है एन पी, उसके बाद कोड दिया गया है आर टी, उसके बाद कोड दिया गया है डी एफ, और हमें पूछा गया है कि टाइप का कोड क्या आ जाएगा ना, लास्ट क्वेश्चन है टाइप का कोड। अब देखो ध्यान से समझने, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो पोज का कोड है ये, मतलब एक अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स कोड है। अगर आप ध्यान से देखोगे ओ पी क्यू है ना, ओ पी और फिर आता है क्यू, एन ओ और फिर आता है पी, आर एस फिर आता है टी, डी ई फिर आता है एफ, है ना। मतलब ये जो इसे दिया है ना, ये मिडिल लेटर्स थे। ठीक है, आपको भी यहाँ पे सेम टू सेम वही करना था। तो आर एस टी यू, तो यहाँ पे पहला आता यू, एस टी और यू, उसके बाद एक्स वाई फिर जेड आ जाता है ना। उसके बाद पी के बाद देखो पी एन, पी के बाद पी, अच्छा एम एन ओ पी क्यू है ना, ओ पी और उसके बाद क्यू, इसी तरीके से सी डी ई एफ, डी ई और एफ, तो इसका कोड क्या बन जाता एस यू एक्स जेड ओ क्यू डी एफ। ये ऑप्शन आप एक बार चेक करो, ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है लास्ट में डी एफ सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ये है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपको सॉल्व मैंने करके दिया। इसमें 2 ही क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, जो मुझसे मतलब आंसर तो एग्जैक्टली निकला, लेकिन फिर भी आप एक बार जब आपकी आंसर की रिवाइज हो जाएगी, एक तो क्वेश्चन नंबर 51 और शायद क्वेश्चन नंबर 52, ये 2 क्वेश्चन डाउट, मतलब इनमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 51 तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आया, लेकिन 52 शायद इसमें से नहीं बोला था कि परसेंटेज डिक्रीज किस पे हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे या फिर जो नया प्राइस आपने निकाला था। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ जितना भी था बहुत इजी पेपर था। ठीक है, और बेसिक था। देखो स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में इजी था, फार्मूला बेस्ड था, बोट एंड स्ट्रीम उस पर भी इजी आया था, अल्फा न्यूमरिक आपने खुद ही देखा, ये कोडिंग डिकोडिंग का नंबर सीरीज के 2 ही क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी थे। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी मतलब एसएसबी का जो पैटर्न है या फिर ट्रेंड है रीजनिंग या कॉन्ट्स का, मुझे नहीं पता इंग्लिश जियोग्राफी या जीके का कैसा पेपर आया था, लेकिन मैं इसके बारे में ये एनालिसिस दूंगा कि जो अभी भी जेके एसएसबी का ट्रेंड है वो अभी भी मॉडरेट ही है। ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं पूछा गया था, ज़्यादा इजी भी नहीं, बिल्कुल मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें 1-2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, वो डायरेक्टली बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है। ठीक है, वो आरएस अग्रवाल की जो बुक आती है कॉन्ट्स की, वो डायरेक्टली उसी से लिया गया, मतलब वो बैंकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है वो बुक, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है, जहाँ पे भी आपको कॉन्ट्स मिलेगा, जहाँ भी आपको रीजनिंग मिलेगी, तो अब आपको क्या काम करना है,
क्वांट्स के लिए एक स्टैंडर्ड, चाहे कोई भी बुक ले लो, तो मतलब आपको जो भी पढ़ना है वो आपको अच्छे लेवल का पढ़ना है, ताकि देखो जितना आप अच्छा पढ़ोगे ना, अगर फिर बेसिक भी आएगा वो खुद ही क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। जो डिसाइडिंग फॉर एग्जांपल ये तो सारे करेंगे, लेकिन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम या फिर इसमें ये जो था ना जिसमें हमने स्पीड टाइम नहीं, और एक क्वेश्चन था जिसमें ये परसेंटेज वाला था और ये पास परसेंटेज, शायद ये किसी ने किया होगा, ठीक है। तो यही स्कोरिंग होता है, यही बाकी सब तो मतलब सब ने किया होगा, लेकिन दो तीन क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं जिससे आप क्वालिफाई कर पाते हो और जिससे कोई रह जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपका आने वाला एग्ज़ाम जो भी होगा, अगर आपको इस रिगार्डिंग रीजनिंग या फिर क्वांट्स के रिगार्डिंग आपको कोचिंग चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन आ जाओ मेरे पास, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, जैसे भी आपको पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपनी क्वायरीज, ठीक है। या फिर मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको गाइडेंस काउंसलिंग चाहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स के लिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ, काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, कौन सी बुक आप प्रेफर करो या फिर किस बुक से आप पढ़ो, कहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, ठीक है। आई होप कि ये भी पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आई होप कि जितनों ने भी पेपर दिया होगा, देखो सिलेक्ट तो उतने ही बच्चों को होना है जितनी वैकेंसीज है, सब ने बेस्ट किया होगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप जो भी आपके आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप इससे बेहतर करोगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू एवरीवन।